जी अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सबको मेरी आवाज आ रही होगी। आज हम मैक्रो इकोनॉमिक्स का टेस्ट डिस्कस करेंगे और इस टेस्ट के अंदर जो है जो भी इश्यूज होंगे उन्हीं को एड्रेस किया जाएगा। ठीक है जी। तो 1 मिनट और वेट करते हैं, पार्टिसिपेंट्स बाकी आ जाएं, फिर देखते हैं। बस 1 मिनट वेट करते हैं क्योंकि मैंने आज जल्दी लिंक सेंड कर दिया है ना, इस वजह से किसी को इशू ना हो। टेस्ट सबको विजिबल होगा और मेरी आवाज भी आ रही होगी, ऐसे ही है ना? आवाज का तो कोई मसला नहीं है आज जी आप लोगों को। ठीक है जी। ठीक है जी। ओके जी, अभी हम स्टार्ट करने लगे हैं जी। क्वेश्चन नंबर 1 जो है ओकन्स लॉ से था। कल मैंने आप लोगों को बताया था कि ओकन्स लॉ को देख लीजिएगा। अब ओकन्स लॉ में बेसिकली रिलेशनशिप किस चीज का होता है? अनएम्प्लॉयमेंट का होता है और जीडीपी का होता है। अब इसमें ना दो किस्म की राय हैं। एक ये है कि अगर आप 1% अनएम्प्लॉयमेंट को कम करना चाहते हैं, ठीक है जी, 1% अनएम्प्लॉयमेंट को अगर आप कम करना चाहते हैं तो 3% जो है ना, 3% जीडीपी जो है ना वो आपको इंक्रीज करनी पड़ेगी। एक तो ये ऑप्शन है, लाइक ये नेगेटिव एक रिलेशनशिप कर्व है, ये वाला ये बना हुआ होता है। तो आप इसको देख लीजिएगा कि 1% अगर आप चाहते हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट कम हो तो जीडीपी जो है उसे इंक्रीज होना पड़ेगा 3%। या फिर अगर आप चाहते हैं, या फिर अगर आप चाहते नहीं है, अगर अनएम्प्लॉयमेंट 1% इंक्रीज होती है, अगर अनएम्प्लॉयमेंट 1% इंक्रीज होती है तो 3% जीडीपी जो है वो फॉल कर जाती है कुछ जगहों पर। यानी मैनकेव की बुक है और कुछ जगहों पर ऐसे होता है कि ये 3% वाला गिवन है, कहीं 2.5 वाला भी गिवन है। ठीक है जी, दैट इज द पॉइंट। अब इसको करते हैं वापस। ये लें जी, जूम हो गया जी। काफी है अभी, अब काफी है, दैट इज द पॉइंट। ठीक है, नेक्स्ट, एम डी इजकल टू के पी वाई, ये कैम्ब्रिज की मनी डिमांड अप्रोच है। के इज द प्रपोर्शन, के इज द प्रपोर्शन ऑफ मनी हेल्ड एज कैश। मनी डिमांड क्या होती है? कैश होल्डिंग होती है। पी वाई, ये जो कंप्लीट पी वाई है, ये जीडीपी को रिप्रेजेंट कर रहा है, आपकी नेशनल इनकम को। तो नेशनल इनकम का के प्रोपोर्शन जो है वो एमडी की तरफ जाता है। और के की वैल्यू मैंने आपको बताया था वेलोसिटी के साथ इनवर्सली रिलेटेड है। तो वेलोसिटी जितनी इंक्रीज होती है मनी डिमांड उतनी कम होती है। तो के की जगह आप पुट कर सकते हैं 1/v भी। सो एज वेलोसिटी ऑफ मनी इंक्रीज, सर्कुलेशन ऑफ मनी विल इंक्रीज, पीपल विल होल्ड लेसर कैश इन देयर वॉलेट्स। ठीक है जी। तो ये यहां पे पूछा गया था के इज इक्वल टू व्हाट। के रिप्रेजेंट व्हाट नहीं कहा, के इक्वल टू व्हाट। के तो रिप्रेजेंट करता है प्रोपोर्शन ऑफ मनी हेल्ड एज कांस्टेंट, हेल्ड एज कैश।
ठीक है जी, तो इस वजह से ये 1/v इसका आंसर बनता था। क्वेश्चन नंबर 3, इजी सा क्वेश्चन है, ठीक है जी। रियल जीडीपी किस चीज के बराबर होती है? सिंपल सी बात ये है, किस चीज के बराबर होती है भाई? नॉमिनल जीडीपी डिवाइडेड बाय जीडीपी डिफ्लेटर, ठीक है, नॉमिनल जीडीपी डिवाइडेड बाय जीडीपी डिफ्लेटर। फार्मूला आप जरा देखें कि आपके पास जो जीडीपी डिफ्लेटर होता है वो होता है नॉमिनल डिवाइडेड बाय रियल, ठीक है। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, फार्मूले मुझे अक्सर याद नहीं रहते हैं, लेकिन अब आप देख लीजिएगा, नॉमिनल डिवाइडेड बाय रियल इज इक्वल टू जीडीपी डिफ्लेटर, ठीक है जी। तो अगर आप रियल को ऊपर लेके जाएंगे तो फिर आपका रिवर्स केस हो जाएगा। नॉमिनल जीडीपी को जीडीपी डिफ्लेटर पे डिवाइड करते हैं, यू विल गेट योर रियल जीडीपी। ये मैंने कल फार्मूला कल ही आप लोगों को बताया था, ठीक है ना, कल ही फार्मूला मैंने आप लोगों को बताया था कि ये आप लोगों ने कर लेना है, कल जब डिस्कशन हो रही थी ना। अंडर डिफ इन्फ्लेशनरी गैप, इन्फ्लेशनरी गैप, जब आपका इन्फ्लेशनरी गैप होता है ना तो ये सिचुएशन होती है ये वाली। बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं कि वो रिवर्स केस में इन्फ्लेशनरी गैप को इधर आगे ले जाते हैं, नहीं ऐसा नहीं होता। ये आपकी नेशनल इनकम इक्विलिब्रियम है, ठीक है, और आपकी फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल ये है, ठीक है जी। अब ऐसी सिचुएशन के अंदर होता ये है कि ये ग्रीन एरिया है, इसमें देखें तो ये जो आपकी एग्रीगेट डिमांड है एडी है ये, ठीक है, ये ज्यादा है, और ये जो एग्रीगेट सप्लाई है ये कम है। किस लेवल पे? फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पे। ये आपकी फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल है, दिस एफ ग्रीन। हमें होना चाहिए था यहां पर, ग्रीन पे हमें होना चाहिए था, लेकिन हम कहां चले गए हैं? नेशनल इनकम इक्विलिब्रियम पे, ठीक है। ये सिचुएशन है, इट मींस देयर इज व्हाट वी कॉल्ड द इन्फ्लेशनरी गैप। तो इन्फ्लेशनरी गैप जो है ना उस वक्त होता है जब योर नेशनल इनकम इक्विलिब्रियम इज ग्रेटर देन द फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल, ठीक है जी, ये सिचुएशन होती है। एक और डायग्राम भी है जिसके जरिए इसको समझा जा सकता है, मैं वैसे बाय द वे आपको बता देता हूं। वो ये है, ओ माय गॉश ये तो नजर ही नहीं आ रहा। ये आपने बनाई भी होगी, दिस इज योर लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई, दिस इज शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई, दिस इज योर एग्रीगेट डिमांड। ये एडी है, ठीक है जी, ये आपकी शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई है, एस शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई, ये लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई है, एल लॉन्ग। अब हुआ ये कि आपकी जो एग्रीगेट डिमांड है वो राइज कर गई और इन्फ्लेशनरी गैप में ये राइज करती है। अब आप देखें ना कि ये जो आपकी फुल एम्प्लॉयमेंट तो ये थी ना वाई एफ, हम इससे आगे चले गए हैं वाई वन, नॉमिनल जीडीपी इंक्रीज हो गई है। तो जितना हम आगे गए हैं हमारा इक्विलिब्रियम इस ब्लू पॉइंट से इधर आ गया है, ठीक है। तो ये जो आपके पास एक्स्ट्रा अमाउंट दिस एरिया, ये जो ये ब्लू एरिया, ये आपके पास इन्फ्लेशनरी गैप होता है। अब अगर इसी तरीके से मैं डिफ्लेशनरी गैप इस डायग्राम में शो करूं तो ये जो एरिया है ये आपका डिफ्लेशनरी गैप कहलाता है, ये वाला, ठीक है जी। तो ये डायग्राम भी समझी जा सकती है इन्फ्लेशनरी और डिफ्लेशनरी गैप के लिए। नेक्स्ट, व्हेन द वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर इज 5 द वैल्यू ऑफ एमपीसी, ठीक है जी। सिंपल बात ये है कि 1/1 माइनस एमपीसी, ठीक है जी, वो आपके पास होता है। अब आपके पास 0.8 अगर हो ना, यजबानी चीजें याद रख लें, 0.8 अगर एमपीसी हो तो 1/1 माइनस 0.8, तो नीचे बचेगा 0.2। आपका एमपीएस जो होगा वो क्या होगा? 0.2 होगा। एमपीएस 0.2, एमपीसी 0.8 डिवाइड करेंगे, यू विल गेट द आंसर 5। दिस इज व्हाट डायरेक्ट वे ऑफ गेटिंग योर। बाकी मैथमेटिक्स आप लोगों को बहुत अच्छी आती है, ठीक है जी। तो 1/1 माइनस एमपीसी आपके पास मौजूद हो अगर, ठीक है जी, यू नो दैट दिस इज योर मल्टीप्लायर का फार्मूला, और आपको मल्टीप्लायर की वैल्यू भी आपको पता हो कि 5 है, ठीक है। तो जिनकी मैथमेटिक्स अच्छी है थोड़ी सी रीअरेंज करेंगे तो आपको एमपीसी की वैल्यू मिल जाएगी, क्योंकि मुझे ज़बानी आप लोगों को आनी चाहिए कि 0.75 हो तो क्या मल्टीप्लायर की वैल्यू आती है, 0.80 हो तो क्या आती है, 0.65 हो। तो थोड़ा सा जब प्रैक्टिस करेंगे इन चीज़ों को तो ये ज़बानी चीज़ें याद हो जाएंगी।
अब इसने क्या किया, 3 लीकेजेस आपको दे दिए नेक्स्ट एमसीक्यू में। एक लीकेज ये है, एक लीकेज ये है और एक लीकेज जी है। 3 लीकेज उसने दे दिए आपको और कह रहा है कि इंपोर्ट मल्टीप्लायर की आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इसे फॉरेन ट्रेड मल्टीप्लायर भी कहते हैं। यूजली यहां पर आपने क्या करना है, एमपीएस, ठीक है जी, और प्लस एमपीटी प्लस एमपीएम, ये तीनों को अगर आप ऐड कर दें, ठीक है, और 1 से डिवाइड कर दें, यू विल गेट दिस आंसर एमपीएम। ये 3 वैल्यूज हैं, आपने ऐड करनी है। कौन सी, एमपीएम वाली एक, एमपीटी वाली दूसरी, एमपीएस वाली। इसको 1 पे डिवाइड करेंगे, यू विल गेट द आंसर। मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था, इंपोर्ट मल्टीप्लायर हो या फॉरेन ट्रेड मल्टीप्लायर हो, उसके डिवाइड यानी कि उसको जब आप 1 से डिवाइड करते हैं, फार्मूला उसका यही होता है 1 डिवाइडेड बाय एमपीएस प्लस एमपीटी प्लस एमपीएम। अच्छा नेक्स्ट चलते हैं जी, आगे हमारे पास है थोड़ा सा, अब इसको नीचे करें। क्लासिकल इकोनॉमी में जो एग्रीगेट सप्लाई है, ठीक है, ओह माय गॉड वेयर इज द पेन, यस, क्लासिकल इकोनॉमी के अंदर जो है एग्रीगेट सप्लाई शिफ्ट होती है। 2 रीजन है ना उसकी, आपको ये एग्रीगेट सप्लाई करवा के शिफ्ट हो गई, ठीक है जी। फुल एम्प्लॉयमेंट, इसका मतलब ये है कि आपकी जो फुल एम्प्लॉयमेंट है ना क्लासिकल के अंदर, फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल जब चेंज होता है ना, तब भी आपकी एग्रीगेट सप्लाई कर्व शिफ्ट होती है। अब वो राइट भी हो सकती है, लेफ्ट भी हो सकती है। इसके 2 फैक्टर्स मैंने आपको बताए थे, एक क्वालिटी ऑफ फैक्टर्स, एक क्वांटिटी ऑफ फैक्टर्स। 2 क्यू, क्वालिटी ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन और क्वांटिटी ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन विल शिफ्ट दिस। उसके अलावा अब क्वालिटी किस चीज से इंप्रूव होती है, एजुकेशन से, हेल्थ से। क्वांटिटी कैसे इंप्रूव होगी, आपके पास कैपिटल ज्यादा आ जाए, डिस्कवरी ऑफ न्यू रिसोर्सेज, लैंड रिक्लेमेशन। ए लेवल की बुक है ना, मैंने आपको कहा था पढ़ लीजिएगा, उसके अंदर एग्रीगेट सप्लाई है, तो उसके अंदर भी मेंशन है। लैंड रिक्लेम हॉलैंड ने की, ठीक है, दुबई ने की, समंदर को पीछे धकेल के जमीन निकाल ली, ठीक है। उससे क्या हुआ, वहां पे पाम सिटीज बना ली। उससे क्या हुआ, जाहिर सी बात है वो बहुत एक्सपेंसिव हो गई, तो तो क्या हुआ कि दुबई के पास रिसोर्सेज आ गए मजीद। तो ये मैंने वैसे जनरल लेक्चर दिया है। अब यहां पर क्या है, क्या क्या मेंशन है, गोल्ड रिजर्व्स आर कांस्टेंट, लेवल ऑफ पॉपुलेशन चेंजेस, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर चेंजेस, एग्रीगेट डिमांड चेंजेस, ठीक है। अब एग्रीगेट डिमांड से तो कुछ नहीं होने वाला। एक मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर इज मोर सुटेबल, ठीक है जी। इसमें पॉपुलेशन मैंने दे दिया क्योंकि एमसीक्यू मैंने खुद बनाया है, ये नहीं होना चाहिए था यहाँ पॉपुलेशन, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स को पॉपुलेशन कंफ्यूज करेगा। लेकिन बात ये है कि देखें, क्लासिकल्स के अंदर अगर पॉपुलेशन चेंज भी हो रही है, तो जब तक उसकी प्रोडक्टिविटी नहीं चेंज होगी, क्लासिकल की एग्रीगेट सप्लाई नहीं चेंज होती, क्योंकि क्लासिकल की लेबर वैल्यू थ्योरी है, तो उसमें ये चीज चेंज होना जरूरी है। तो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर में चेंज आएगी, एग्रीगेट सप्लाई शिफ्ट होगी। यही डायग्राम देखें तो रिचेटिफ्रॉन में बनी भी हुई है कि लेबर की प्रोडक्टिविटी चेंज हुई तो ही एग्रीगेट सप्लाई शिफ्ट हुई। अच्छा जी, अब ये एमसीक्यू आ गया जी आपके पास जी, लार्जेस्ट पार्ट ऑफ इनकम इज, ठीक है, ये रिचर्ड फ्रोइन ने, सॉरी, हबीबुल्ला वसीर की बुक में मेंशन है, और ये एमसीक्यू पीपीएससी के पेपर में आया भी था 2015 या 12 या 17 में से किसी एक में। तो ये कंजम्पशन होता है जी, लार्जेस्ट पार्ट ऑफ नेशनल इनकम इज कंजम्पशन। ड्यूरिंग डिफ्लेशन, जब डिफ्लेशन होता है किसे फायदा होता है, लेंडर को या बोरोअर को। ये आप लोगों को सारी जिंदगी कंफ्यूजन रहेगी, इसको जरा दूर कर लें खुद ही। देखें जी, डिफ्लेशन का मतलब ये होता है कि आपकी जो प्राइस लेवल है वो फॉल कर रहा है, ठीक है जी, नेगेटिव इन्फ्लेशन है। अब बात ये है कि आपने किसी को खुद सोचे ना, आप लेंडर बन जाए, आपने किसी को 1 लाख रुपए उधार दे दिया। अच्छा, अब वो जो आपने 1 लाख रुपए उधार दिया है ना, ठीक है, तो आप बिल्कुल उस टाइम पे एक एसी खरीदने लगे थे, ठीक है, और वो एसी आपको 1.5 टन वाला तकरीबन 1 लाख रुपए का ही आ रहा था, लेकिन आपके ना मामू को जरूरत पड़ गई, पैसे आपने दे दिए। अब उसने क्या किया, 3 महीने बाद मामू साहब ने जो है ना आपको 1 लाख रुपए वापस कर दिए। अब जनाब एसी कितने का हो गया जी, 90,000 रुपए का। वाह भाई वाह, उधार देने का तो फायदा हो गया। आपने लो पावर्ड मनी दी थी उन्हें, ठीक है, उन्होंने 1 लाख रुपए जब वापस किए तो कीमतें कम हो गई। अब आपको एसी कितने का मिल रहा है, 90,000 का, तो लेंडर को बेनिफिट हो गया। मैंने इंटरेस्ट रेट की एग्जाम्पल ही नहीं दी, ठीक है जी। अभी मैं आपको
देता हूं वापस इन्फ्लेशन की एग्जांपल, और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। इसका मतलब ये होता है कि डिफ्लेशन की सिचुएशन में लेंडर को फायदा होता है, ठीक है, बोरोअर को इतना फायदा नहीं होता, क्योंकि मामू जी ने जो पैसे 1 लाख रुपए लेके जो भी चीजें ली, जब वापस की 1 लाख, तो वो चीजें महंगी हो, सॉरी सस्ती हो गई। तो आप वो सार पकड़ के बैठे होंगे, जो मैंने उधार लेके चीजें ली या जो भी चीजें ली, वो तो उल्टा और सस्ती हो गई हैं। तो ऐसी सिचुएशन में अगर बोरोअर बैंक से लोन लेता है तो उसे नुकसान हो जाता है, लेंडर को फायदा होता है, हाई पावर्ड मनी उसके पास वापस आएगी। इन्फ्लेशन में क्या होता है, देखें, इन्फ्लेशन की सिचुएशन में, ठीक है, आपने एक नेकी की। अब वही वाली एग्जांपल, 1 लाख रुपीज था जी बिलाल के पास, बिलाल ने जो है ना एक अपने दोस्त को वो 1 लाख रुपीज लोन दे दिया। अब बिलाल फिर वही वाली बात है, एसी लेने लगा था और वो 1 लाख रुपए का ही आ रहा था, ठीक है जी। बिलाल के दोस्त ने कहा जी मुझे पैसे चाहिए, पैसे दे दिए, ठीक है जी। और 2 मंथ के बाद जब पैसे उसने वापस किए, अब वही वाला एसी 1 लाख 10 का हो गया जी। अब बताएं जी, लॉस हो गया लोन देने वाले को, लेने वाले को फायदा हो गया, उसने 1 लाख रुपए से जो भी चीज लेनी थी उसको सस्ती पड़ गई है, बोरोअर को फायदा और लेंडर को लॉस। इस तरीके से समझेंगे फायदा हो जाएगा। अब यहां पर 2 आंसर हैं, ये भी आंसर ठीक है। ओ माय गॉश, 1 मिनट। ड्यूरिंग डिफ्लेशन लेंडर गेन, बोरोअर लूज, और क्रेडिटर लूज एंड डेटर लूज, दिस जी, लेंडर लूज एंड बोरोअर गेन। नहीं नहीं, ठीक है, यही आंसर है, बस वन ही आंसर है, ठीक है। विच कॉज अ फॉल इन द, विच कुड कॉज, विच कुड कॉज अ फॉल इन द रियल इंटरेस्ट रेट। अब रियल इंटरेस्ट रेट कल ही मैंने आपको फार्मूला बताया था, क्या बताया था, आई माइनस पाई। अच्छा, उस दिन आप लोगों के एंड पे कमेंट्स चल रहे थे पाई का क्या है भाई, पाई कुछ जगहों पे प्रॉफिट के लिए यूज होता है, कुछ जगहों पे एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन के लिए यूज होता है, तो टेंशन न लिया करें, ये आपके पास रियल है जी। रियल इंटरेस्ट रेट होता है नॉमिनल इंटरेस्ट रेट माइनस इन्फ्लेशन, ठीक है जी, एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो रियल इंटरेस्ट रेट है वो फॉल कब होगा, फॉल कब होगा, फॉल कब होगा, फॉल कब होगा, एक तो जब आपका ये इंक्रीज कर जाए। देखें, नॉमिनल इंटरेस्ट रेट क्या चल रहा था, 15%, इन्फ्लेशन क्या मिल रहा है जी, 2%। अगर इन्फ्लेशन आपको मिल रहा है 2%, ठीक है जी, तो आपको कितना बच रहा था रियल, 13%। इन्फ्लेशन हो जाए 4%, तो आपको अब बचेगा 11% रियल इंटरेस्ट रेट। तो इन्फ्लेशन के इंक्रीज होने से रियल इंटरेस्ट रेट फॉल करता है। दूसरा, नॉमिनल इंटरेस्ट रेट फॉल कर जाए तब भी रियल फॉल कर जाएगा, तो इन्फ्लेशन का राइज होना। वाई क्लासिकल इकोनॉमी इज सेट टू बी लेबर वैल्यू थ्योरी। ये तो मैंने आप लोगों पे छोड़ा था कि जी बताएं जी लेबर वैल्यू थ्योरी क्यों है। सिंपल बात ये कि उन्होंने कहा जी वेरिएबल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कौन सा है जी, लेबर होता है जी। ठीक है जी, नेक्स्ट है चेंजेस इन मनी सप्लाई इन क्लासिकल इकोनॉमी लीड्स टू व्हाट। बात सुने जी, मैंने आपको बताया था कि क्लासिकल के अंदर जो डेरिवेशन ऑफ एग्रीगेट डिमांड है वो कराई थी आपको मैंने। ये लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई कर्व है, ये वाली वर्टिकल, ये जी एग्रीगेट डिमांड कर्व है। केन क्लासिकल की जो एग्रीगेट डिमांड है एम वी से मिलकर बनती है, एम मनी सप्लाई, वी वेलोसिटी, एम वी। अब ये जो चेंज होती है ना, ये प्राइस से चेंज होती है, ओ सॉरी, मनी सप्लाई से। मनी सप्लाई के डबल होगी एग्रीगेट डिमांड, इंक्रीज कर जाएगी, डबल द मनी सप्लाई डबल विल द प्राइसेस, प्राइस लेवल तो इंक्रीज कर गया है, ना तो कोई एम्प्लॉयमेंट में चेंज ना आउटपुट में चेंज। चेंजेस इन मनी सप्लाई इन क्लासिकल इकोनॉमी लीड्स टू चेंज द एग्रीगेट डिमांड। बाकी तो रियल वेरिएबल है ना, वो उन्होंने नहीं चेंज होना। ठीक है जी, आगे चलते हैं जी। Which multiplier will have highest value if MPC has value 0.575 and taxes are autonomous? इनमें से किस मल्टीप्लायर की वैल्यू हाई आएगी? तो देखें जी, आप लोग माशाल्लाह, आप लोगों को पता है जो आपके पास टैक्स मल्टीप्लायर होता है, ठीक है, टैक्स मल्टीप्लायर होता है, उसकी जो वैल्यू आती है ना वो होती है -b/1 - b, ठीक है जी। ये है टैक्स मल्टीप्लायर जब ऑटोनोमस टैक्स की डेरिवेशन ली जाए। जो आपके पास गवर्नमेंट स्पेंडिंग मल्टीप्लायर होता है वो होता है 1/1 - b।
ठीक है जी। तो गवर्नमेंट स्पेंडिंग मल्टीप्लायर की वैल्यू हायर आएगी, ठीक है, और वो आएगी 4। 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 0.75, नीचे 0.25 बचेगा। 1 डिवाइडेड बाय 0.25 4, इधर आंसर आएगा 4 और इधर आंसर आएगा एग्जैक्ट 3। क्यों? 0.75 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 0.75, नीचे 0.25 बचेगा, तो 0.75 डिवाइडेड बाय 0.25, यहाँ आंसर 3 आएगा, यहाँ 4 आएगा। तो आपकी सबसे हाईएस्ट वैल्यू जो है इधर, वो गवर्नमेंट स्पेंडिंग मल्टीप्लायर की आएगी। मैंने क्या लिखा था? देखिए, कॉमन सेंस है, कॉमन सेंस है। मैंने पूछा विच मल्टीप्लायर विल हैव हाईएस्ट वैल्यू इफ विच मल्टीप्लायर, तो मुझे सारों को ही ऐसे लिख देना चाहिए था, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, टैक्स, इंपोर्ट। तो ऊपर तो एक चीज आ गई, सेंटेंस को समझना था ना, विच मल्टीप्लायर मींस गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर मल्टीप्लायर। मैंने विच वेरिएबल तो कहा ही नहीं, विच मल्टीप्लायर, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर मल्टीप्लायर, टैक्स मल्टीप्लायर, इंपोर्ट मल्टीप्लायर। तो कॉमन सेंस थी कि ये 3 मल्टीप्लायर हैं, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर मल्टीप्लायर, टैक्स मल्टीप्लायर और इंपोर्ट मल्टीप्लायर। वीएमपीएल, वीएमपीएल क्या होता है? वीएमपीएल होता है मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर टाइम्स द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट। ये मैंने टॉय वाली एग्जांपल भी आप लोगों को दी थी, प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट, प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट। कितने की चीजें बनाई इस वीएमपीएल, प्राइस टाइम्स मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर। कंफ्यूज होके आउटपुट कर देंगे आप लोग? जी नहीं, आउटपुट तो आपकी जीडीपी हो गया ना, एक वर्कर की जो वो है ना, हमने उसको वीएमपीएल, तो एग्जैक्ट फॉर्मूला में आना चाहिए। अच्छा जी, अब ये आपके पास है जी सिचुएशन, आपको दिया गया है ये, इफ C is 200, G is 20, Y is 350, the value of investment is। तो बड़ी सिंपल सी बात है, क्या पूछा गया जी? Y is equal to this, C is equal to this, the value of investment is। कैसे निकालेंगे जी? C प्लस I प्लस G, ठीक है जी। तो C गिवन है, G गिवन है, I की वैल्यू देखनी थी, ठीक है जी। 220 माइनस 350 करें, जो डिफरेंस होगा वो आपके पास इन्वेस्टमेंट होगी। राइज इन एमपीएस लीड्स टू लोअर वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर। एमपीएस जितना बढ़ेगा, लीकेज है मल्टीप्लायर की वैल्यू उतनी कम होगी, ये आंसर। डिफ्लेशन कैन बी गुड इफ is caused by increase in aggregate supply। there are two types of deflation, good deflation और bad deflation। कीमतों का कम होना डिफ्लेशन है, लेकिन अगर एग्रीगेट सप्लाई के इंक्रीज होके प्राइसेस कम हुई हैं तो वो गुड है, ठीक है जी। ये मैंने ए लेवल से आपको बताया भी था कि ए लेवल की बुक में जो आपका चैप्टर नंबर 4 है, उसमें चौथा पांचवा पेज, उस पे इन्फ्लेशन का टॉपिक दिया हुआ है, तो वो जरूर करना है, उसमें ये चीज गिवन है, गुड डिफ्लेशन, बैड डिफ्लेशन। व्हेन पेइंग पीरियड्स आर शॉर्ट, हम ज्यादा खर्च करेंगे, क्विकली खर्च करेंगे, वेलोसिटी ऑफ मनी हाई होगी। पेइंग पीरियड शॉर्ट का मतलब है 1 वीक के बाद सैलरी मिले तो वेलोसिटी ऑफ मनी ज्यादा होगी, अगर महीने के बाद मिलनी है तो वेलोसिटी ऑफ मनी कम होगी। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ बॉन्ड वाला क्वेश्चन है, वो उसका जो इंटरेस्ट रेट के साथ इनवर्स रिलेशनशिप होता है। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ बॉन्ड, ठीक है जी, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ बॉन्ड इज पॉजिटिवली रिलेटेड विद इंटरेस्ट रेट। तो ये प्रेजेंट वैल्यू ऑफ बॉन्ड, ठीक है, इसका जो फार्मूला है वो है रिटर्न डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट रेट, ठीक है जी, ये है जी, रिटर्न फ्रॉम बॉन्ड डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट रेट, ये एक फार्मूला है, रिच डिफरेंट में देखेंगे। अदरवाइज आप समझ लें कि जो डिवाइड हो रहा होता है डिनोमिनेटर है, उसके साथ इनवर्स रिलेशनशिप बनता है इसका। मैंने बड़ी डिटेल से आपको समझाया था, लेक्चर आपके पास मौजूद है, दोबारा आप सुन सकते हैं। अंडर लिक्विडिटी ट्रैप, अच्छा मैं तो चलो दोबारा बता भी देता हूँ। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ बॉन्ड इनवर्सली रिलेटेड क्यों है इंटरेस्ट रेट के साथ? अगर इंटरेस्ट रेट इंक्रीज हो जाए, ठीक है जी, ठीक है जी, तो जो ओल्ड बॉन्ड है उसकी तो वैल्यू डाउन हो जाएगी ना,
ये सिचुएशन थी, वो जो रिलेशनशिप समझा था। अंडर द लिक्विडिटी ट्रैप इंटरेस्ट इलास्टिसिटी ऑफ मनी डिमांड बिकम परफेक्टली इलास्टिक, इन्फिनिटी हो जाती है, हॉरिजॉन्टल हो जाता है आपका मनी डिमांड कर्व, ठीक है नहीं। तो ये सिचुएशन होता है। LM कर्व अंडर लिक्विडिटी ट्रैप वुड बी, लिक्विडिटी ट्रैप की सिचुएशन में आपका जो LM कर्व है वो वर्टिकल बनता है, सही है ना। लिक्विडिटी ट्रैप में जो LM कर्व है हमारा वर्टिकल बनता है। जाग रहे हैं, सो रहे हैं, आवाज आ रही है? बिल्कुल सही कहा। अभी देखो ना, जाग रहे हैं लोग, लोगों ने सही बताया कि देखें जब आपका लिक्विडिटी ट्रैप होता है ऐसी सिचुएशन के अंदर हमारा जो LM कर्व है वो ऐसा नहीं होता, ठीक है, थोड़ा सा ऐसा होता है, ठीक है जी, समझ आ गई है जी। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है, सबको आता है। ऐसा भी नहीं होता है, इसका मतलब अभी तक सो रहे हैं आप लोग। ये ऐसे होता है, ये यूं होता है, हॉरिजॉन्टल होता है। लिक्विडिटी ट्रैप में जैसा मनी डिमांड कर्व होगा वैसे का वैसा LM होगा, ठीक है जी। ये परफेक्टली इलास्टिक होता है, ये जहन में रखेंगे। LM कर्व हो गया जी। इफ MPS इज हाई द IS कर्व वुड बी। अब मैंने आप लोगों को IS के डेरिवेशन में बताया था, MPS हाई करने का मतलब है आपकी सेविंग कर्व का स्टीपर होना, ठीक है जी। क्योंकि यहाँ पे लेते हुए हम इनकम। अब आप चेक करें कि अगर आपकी थोड़ी सी इनकम इंक्रीज होने से, थोड़ी सी इनकम इंक्रीज होने से आप सेविंग बहुत ज्यादा कर दें, इट मींस आपकी लीकेज हो गई है बहुत ज्यादा, तो IS कर्व जो है वो भी आपका स्टीपर बनेगा। क्योंकि चेक करें, ये जब ये दिस विल अब बी लाइक दिस और ये आपके पास बनेगा स्टीपर। तो जैसी सिचुएशन होगी इसकी सेविंग कर्व की, उसकी भी वैसी की वैसी सिचुएशन होगी, आपके पास स्टीपर IS कर्व बनेगा, हाईएस्ट या हाई MPS अगर होगा तो ये 2 आंसर। इफ इंटरेस्ट इलास्टिसिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट इज 0, अगर ऐसी सिचुएशन हो जाए कि इंटरेस्ट इलास्टिसिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट इज 0 द IS कर्व वुड बी। इसका मतलब पता है क्या कहना चाह रहा है वो, अगर आपका इन्वेस्टमेंट कर्व ऐसा हो जाए तो जैसा इन्वेस्टमेंट कर्व होता है एग्जैक्टली वैसा IS कर्व होता है, तो IS कर्व वुड बिकम वर्टिकल, ठीक है जी। आई दिस तो IS भी ऐसे का ऐसा, ठीक है जी। तो ये सिचुएशन अगर आप देखें तो आपके पास आंसर जो है ना वो वर्टिकल ही आएगा। इफ मनी ट्रांजेक्शन डिमांड इज हाईली सेंसिटिव टू चेंज इन इनकम, ये फिर वही वाला सिचुएशन कि आपकी मनी ट्रांजेक्शन डिमांड जो है वो यूं होगी, हाईली सेंसिटिव इस वजह से होगी कि इनकम में थोड़ी सी चेंज आने से आपने ज्यादा पैसे अपने पास कैश फॉर्म में रख लिए। अब क्योंकि आपने बहुत ज्यादा पैसे अपने पास कैश फॉर्म में रख लिए एज ए ट्रांजेक्शन डिमांड फॉर मनी, सो लार्जर चेंज आएगा इंटरेस्ट रेट में टू कंपनसेट द मनी मार्केट डिसइक्विलिब्रियम। तो ये आपका LMB स्टीपर बनेगा और मनी मार्केट में इंटरेस्ट रेट भी सही करके बढ़ेगा, ये सिचुएशन है। स्टीपर बनेगा, स्टीपर आपका LM बन जाएगा। इस लेक्चर को अपने दोबारा से सुनना है ISLM वाले को। चेंजेस इन द मनी सप्लाई विल शिफ्ट द कर्व। आप देखें ना, मनी सप्लाई के चेंज होने से आपका IS कर्व शिफ्ट हो जाता है और गवर्नमेंट स्पेंडिंग और टैक्सेस के चेंज होने से आपका LM कर्व शिफ्ट हो जाता है। ऐसे ही है जी। वोट करें जी, देखते हैं किस किस को याद है किस किसको। अच्छा, अब ये येलो वाला जी आ गया जी, साइन आ गया कि जी आपका टाइम थोड़ा बचता है, तो अब हम इसको मिटा तो नहीं सकते, हमारी मजबूरी है, तो अभी हट जाएगा, डिम हो जाएगा। शुक्र है हो गया, फिर आ गया। अच्छा चलो ठीक है। अच्छा, अब ये है सिचुएशन के मैंने उल्टा बताया था, आप लोग सो रहे थे, तो बात ये है
कि आईएस कर्व शिफ्ट होता है गवर्नमेंट स्पेंडिंग में चेंज आने से, टैक्सेस में चेंज आने से, सेविंग में चेंज आने से, इन्वेस्टमेंट में चेंज आने से। मनी सप्लाई जब चेंज होगी तो आपका एलएम कर्व शिफ्ट होगा। ठीक है जी, तो ये सिचुएशन है। अब क्वेश्चन क्या है, चेंजेस इन मनी सप्लाई विल शिफ्ट द एलएम कर्व अपवर्ड। जैसे ही स्टूडेंट देखेगा एलएम अपवर्ड, फौरन टिक कर देगा। भाई क्यों? मैंने कहा है को मनी सप्लाई इंक्रीज हुई है, एलएम कर्व को शिफ्ट करेगा। ये वैसे ही बस मैंने कंफ्यूज करने के लिए थोड़ा सा इस तरह से बना दिया था। तो एलएम कर्व अपवर्ड वाला आंसर तो उस सूरत में होगा जब मनी सप्लाई इंक्रीज होगी। तो और मजे की बात है, अपवर्ड भी नहीं होगा, वो राइट वर्ड होता है या लेफ्ट वर्ड होता है एलएम का। तो यहाँ पे एलएम कर्व आपके पास आंसर बन रहा है। नेक्स्ट, increase in demand for bonds, increase in demand for bonds leads to decrease the interest rate, increase the interest rate, increase the price level. अच्छा, ये demand for bonds, increase in demand for bonds, बॉन्ड्स की डिमांड। आवाज मेरी ठीक आ रही है जी? अभी बीच में कॉल आई थी, मैंने ये ना हो के आवाज बिल्कुल खत्म हो जाए। फिर आवाज आ रही है? ठीक है, गुड। अच्छा, बात ये हो रही है कि इंक्रीज इन डिमांड फॉर बॉन्ड्स, मुझे बॉन्ड्स चाहिए, मुझे बॉन्ड्स चाहिए। ठीक है, सेविंग, इट मीन्स सेविंग, इट मीन्स सेविंग इंक्रीज करना। यू वांट टू सेव मोर, इट मीन्स यू आर डिमांडिंग मोर बॉन्ड्स। इसका मतलब है आप कंज्यूम नहीं कर रहे, आप कंजम्पशन नहीं कर रहे। ठीक है जी, तो इससे क्या होगा? इससे तो प्राइस लेवल फॉल होना चाहिए, जो यहां ऑप्शन नहीं गिवन। ठीक है जी, मोर सेविंग लीड्स टू डिक्रीज द इंटरेस्ट रेट। देखे ना, बैंक्स की तरफ फ्लो ऑफ फंड्स ज्यादा जाएगा, बैंक्स की तरफ फ्लो ऑफ फंड्स ज्यादा जाएगा। जब सप्लाई ऑफ लोनेबल फंड, मजे की बात है, डिमांड फॉर बॉन्ड्स मींस सप्लाई ऑफ लोनेबल फंड, वो ज्यादा होगी, इंटरेस्ट रेट फॉल कर जाएगा। नेक्स्ट क्या है? ये क्या फजूल किस्म की चीज पता नहीं आ गई हमारे सामने। ये टाइम बार इस तरीके से आ गई है, पता नहीं मेरे पास ही ऐसे आती है शायद। एनीहाउ, नेक्स्ट इज एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी शिफ्ट द आईएस कर्व राइटवर्ड। एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी जब भी होगी तो आपका जो आईएस कर्व जो है वो शिफ्ट होगा इस तरफ, राइटवर्ड। ठीक है जी। पैराडॉक्स ऑफ थ्रिफ्ट क्या होता है? पैराडॉक्स ऑफ थ्रिफ्ट ये होता है कि अगर आप सेविंग करने की कोशिश करते हैं ज्यादा, तो आप सेविंग कर पाते हैं पहले से भी कम। क्यों? क्योंकि ये लीकेज है। इकोनॉमी से जब लीकेज होगी तो ओवरऑल आपकी जो जीडीपी है वो फॉल करेगी, और उससे आप सेविंग पहले से भी कम कर पाएंगे। इसकी डेफिनेशन याद कर लीजिएगा। ठीक है जी, व्हेन अ सोसाइटी अटेम्प्ट्स टू सेव मोर, इट इवेंचुअली सेव्स लेस देन द प्रीवियस अमाउंट, द प्रीवियस ईयर सेविंग लेवल। अच्छा, अब आपके पास कंजम्पशन फंक्शन दिया है, सी इज इक्वल टू सी नॉट प्लस सी वाई, द वैल्यू ऑफ सी इज इक्वल टू 0। तो अगर इस सी को मैं 0 कर दूं तो कंजम्पशन कैसे हो जाएगा? जब इंटरसेप्ट 0 हो जाएगा तो इसका मतलब है आपका कंजम्पशन फंक्शन प्रोपोर्शनल हो जाएगा। और ये वाली सिचुएशन याद करें थोड़ा सा, एपीसी इज इक्वल टू क्या हो जाएगी? एपीसी इज इक्वल टू क्या हो जाएगी? लॉन्ग रन कंजम्पशन फंक्शन बन जाएगा ना, इक्वल टू एमपीसी हो जाएगी। नेक्स्ट, केन्स ने कौन सी किताब लिखी थी भाई? केन्स ने किताब लिखी थी बेचारे ने जनरल थ्योरी।